उत्तराखंड को स्थापना के 25 वर्ष तो होने को हैं, लेकिन आज भी हमारे पास स्थायी राजधानी नहीं है। जैसे पेपर लीक का मामला है, हाकम सिंह जैसे लोग जिनका भाजपा के साथ पहले संबंध रहा है, इन पर जो है लगाम कसने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाए। भाजपा के ही कुछ ऐसे नेता भी रहे हैं जिन पर आरोप लगे हैं, चाहे महिलाओं के साथ हो या फिर नाबालिग जो है लड़कियों के साथ। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी एक फहरिस्त है कि उन पर कई जो है कि आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं कि आज AI और स्पेस साइंस के दौर पे हम लोग जी रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जो स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो अभी भी जस की तस हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सरकार जो है गंभीर क्यों नहीं हो रही है सर? शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो उत्तराखंड में है, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या उत्तराखंड में भाजपा के शासन में अफसरशाही हावी हो रही है? मतलब कौन से कार्य आपको ऐसे लगते हैं सरकार के, ऐसी कोई अचीवमेंट उपलब्धियाँ कि जो हमारे जो है दर्शकों के सामने आप रख सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, गर्व के साथ कि हमारी सरकार ने ये कुछ किया है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीटीएस टीवी के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष के अवसर पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो रजत जयंती उत्तराखंड में सरकार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की इस 25वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के हमारे कई नागरिकों ने, नौजवानों ने अपनी शहादत दी और उनकी एक अभिलाषा थी, इच्छा थी कि एक अच्छा राज्य बने, तो हम उन सबको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य बहुत ही विषम परिस्थितियों में बना हुआ राज्य है, क्योंकि जिस समय देश के अंदर एक, मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक स्थितियाँ भी जो है बहुत अस्थिर थी। कई दलों की सरकारें थी, कई लोग चाहते थे राज्य बने, कई लोग चाहते थे नहीं बने, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमको आज ये बात स्मरण करनी पड़ेगी कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक संकल्प के कारण ये राज्य हमें प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर राज्यवासियों की बहुत ऐसी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं रही हैं कि जिनको हमने इन 25 वर्षों में आगे बढ़ाने में अथक प्रयास किए हैं, भरसक प्रयास किए हैं। और जहां मूलभूत जो समस्याएं थी, पानी है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम जो विषय थे, उनमें से जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि विकास एक, देखो, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो एक दिन में संपूर्ण भी नहीं होता है और एक दिन में उसको हम समाप्त भी नहीं मानते हैं, वो चलता रहता है। तो इन 25 वर्षों में अगर किसी भी क्षेत्र को आप पकड़ेंगे तो उस क्षेत्र में उत्तराखंड को प्रगति मिली होगी। तो अब ये जो सरकार आज रजत जयंती वर्ष मनवा रही है, उसके पीछे का भी ध्येय उद्देश्य यही है कि हम सब लोग, 25 वर्ष का उत्तराखंड हो गया, यानी यंग स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें हम सब लोग मिलकर के इसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं। जैसे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोगों को सुविधा देने के लिए और अत्यधिक सुविधायुक्त कैसे हो, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉर्ट आउट हों, ये सब विषयों को लेकर के लोगों के बीच में चर्चा वार्ता भी हो रही है, आगे होती भी रहेगी। तो उन सब विषयों को जो है कि हम एक कह सकते हैं कि इन 25 वर्षों में जो प्रोग्रेस की है, प्रगति की है, उसका एक डाटा भी आएगा। और उस डाटा में बेसिक क्या है कि अभी जो धामी जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एक युवा हैं और पहाड़ की परिस्थितियों को समझते हैं, विशेष करके वो रहने वाले पिथौरागढ़ के ही हैं मूल रूप से। तो उन्होंने भी जिस तरह से धामी जी ने सरकार बनने के बाद एक संकल्प लिया कि 24 घंटे में 18 घंटे काम और 6 घंटे आराम, यानी वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे आराम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि उसका भी कहीं न कहीं हमको विश्लेषण करना पड़ेगा और उस विश्लेषण के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सेंट्रल के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, क्योंकि जो हिमालयन राज्य हैं, विशेष करके जो छोटे राज्य हैं, उनकी अपनी
डेमोग्राफी भी इस तरह से है, अपनी टोपोग्राफी भी इस तरह से है, और एक पहाड़ी राज्य होने के कारण बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम चीज़ों को सुविधा नहीं जुटा पाते, तो हमको केंद्र पर आधारित रहना पड़ता है। तो केंद्र की योजनाओं का भी एक अच्छा लाभ लेने में हम लोग सफल रहे हैं। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि तमाम जो प्रयास धामी जी के रहे हैं और मोदी जी का जिस तरह से विश्वास उत्तराखंड पे रहा है और उत्तराखंड के लोगों को जिस तरह से केंद्र में उन्होंने बार बार मदद की है, हम उसके भी आभारी हैं। ये सारे विषयों को लेकर के ये रजत जयंती वर्ष में हम लोग और आगे कैसे इसको जो है कि विकसित करें, कैसे इसको देश का नंबर 1 राज्य बनाएं, कैसे इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ें, कैसे हम अपने यूथ को, क्योंकि आज 45% युवा इस प्रदेश के अंदर है। युवा यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 45-50 तक की है। तो उनको कैसे हम रोजगार दें, कैसे उनको स्वरोजगार से जोड़ें, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दें, कैसे अच्छा स्वास्थ्य दें, ये तमाम विषयों को लेकर के जो एक मंथन चिंतन है पार्टी का, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस प्लान को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। ये इसका मूल विषय है। उत्तराखंड को स्थापना के 25 वर्ष तो होने को हैं, लेकिन आज भी हमारे पास स्थायी राजधानी नहीं है। गैरसैंण को लेकर के क्या कुछ आपका कहना है इस पर? देखिए, पहली बात क्या है, बहुत स्पष्ट और साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कोई आरोप और प्रत्यारोप वाला विषय नहीं है। जिसमें हम लोगों ने राज्य बनाया, निश्चित तौर पर हमारी जो टेम्परेरी राजधानी थी वो देहरादून बनी, और हम लोगों का विचार ये था, संकल्प ये था कि भाई जो ही हमारी सरकार बनेगी तो हम राजधानी के विषय को सुलझा करके परमानेंट राजधानी बनाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ऐसे रही, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि पहली सरकार हमारी नहीं आई। और जब पहली सरकार हमारी नहीं आई तो पहली सरकार का जो 5 वर्ष चली है, फर्स्ट गवर्नमेंट जो उत्तराखंड में बनी है, तो उसका प्रयास पहला यही होना चाहिए था कि भाई राजधानी कहाँ बने और कैसे बने, लेकिन नहीं हो पाया। अब वो दुर्भाग्य है, पीछे जाकर के कोई उस पर फायदा भी नहीं है। लेकिन सेकंड जब हमारी गवर्नमेंट आई तो फिर जैसे मैंने पहले आपके प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमको सेंट्रल पे डिपेंड रहना पड़ता है। उस सरकार पर हम सेंट्रल पे डिपेंड थे, हम बनाना भी चाहते थे तो हम उसको नहीं बना पाए। अब उसके बाद जो है परिस्थितियां, कहीं कभी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, कभी आपकी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। देखो, सब लोग चाहते हैं गैरसैंण राजधानी बने और गैरसैंण में एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि समय आने पर एक, जैसे अभी उसको हम लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल जो एक सेशन है वो वहाँ पर हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन समय आने पर मुझे लगता है कि राजधानी का निर्णय जो है लिया जाएगा और लिया भी जाना चाहिए। जैसा आपने अभी कहा कि सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कुछ जो क्षेत्रों में अच्छा काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, जैसे पेपर लीक का मामला है, हाकम सिंह जैसे लोग जिनका भाजपा के साथ पहले संबंध रहा है, इन पर जो है लगाम कसने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये सरकार बनी है, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों हम लोगों ने परीक्षाएं कराई हैं और सभी परीक्षाएं निर्विवाद संपन्न भी हुई है। ये परीक्षा जो अभी हुई जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ, तो ये सरकार की सरकार की जो है कि अपनी एक इच्छा शक्ति थी कि जो हमारे युवाओं ने एक डिमांड रखी, सरकार ने उसको सहजता से स्वीकार करते हुए उसको पेपर वाला जो मामला था, पेपर लीक वाला, उसको निरस्त भी कर दिया और सीबीआई जांच की उसको अनुमति भी दे दी। अब विषय यह है कि सीबीआई जांच के बाद उसका जो मेन अपराधी है वो कौन है, क्योंकि कानून हमारा बना हुआ है और बहुत सख्त कानून बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो अपराधी कानून के दायरे पे होगा, कानून के शिकंजे में होगा और उस कानून के बनने के कारण ही उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। एक तो ये विषय। दूसरा, इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय दूसरा भी है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे नौजवान हैं, क्योंकि वो कौन है, वो हमारे बच्चे हैं, आपके मेरे सबके घरों के बच्चे हैं, उनको हम इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि भाई वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 18 घंटे पढ़ रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अगर उनके साथ इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है तो निश्चित तौर पर उनका आक्रोशित होना और उनका सड़कों पर आना वाजिब है, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जो है कि भाई सबको अपनी बात को कहने का अधिकार है। लेकिन हम प्रयास करेंगे पूरा कि भाई हमारे युवाओं के साथ, चाहे वो कोई हो, चाहे वो भाजपा से जुड़ा व्यक्ति हो,
चाहे वो किसी अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो मीडिया जगत से हो, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है एज ए गार्जियन कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सजा मिले भी और दिखे भी कि उसको क्या सजा मिल रही है। तो मेरा मत तो इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि हमको किसी भी कीमत पर युवाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देना है। उसके लिए हमको पार्टी पॉलिटिक्स से भी हट करके आना है आगे। मतलब इसमें ये नहीं देखना कि भाई कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन पार्टी क्या नहीं कर रही है। युवाओं का हित और इस प्रदेश के बच्चों का हित मुझ जैसे व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है। मैं सबसे पहले, हमारे बच्चे हैं, हमारी नई नेक्स्ट जनरेशन है, जिसके आधार पर हम उत्तराखंड को खड़ा करेंगे, देश को खड़ा करेंगे। अगर उन्हीं के विचार नहीं बचेंगे, अगर उन्हीं बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय होगा, तो फिर हमारे जीने का या हमारे बड़े होने का या हमारे सरकार चलाने का फायदा क्या है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर युवाओं के साथ हैं और युवाओं का संरक्षण हम करेंगे। हम युवाओं के संरक्षक हैं। भाजपा के ही कुछ ऐसे नेता भी रहे हैं जिन पर आरोप लगे हैं, चाहे महिलाओं के साथ हो या फिर नाबालिग जो है लड़कियों के साथ। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी एक फहरिस्त है कि उन पर कई जो है कि आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, और कथित तौर पर दुष्कर्म के आरोप हैं, छेड़खानी के हैं। भाजपा के नेताओं पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो इससे सरकार की छवि खराब होती है। देखिए, निश्चित तौर पर इससे सरकार की छवि खराब होती है, इससे संगठन की छवि खराब होती है, और इसका पब्लिक में गलत मैसेज जाता है। अगर मेरी इस बारे में व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे तो मेरा मानना तो इसमें यह है कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए, कोई भी हो, और कानून सम्मत जो हमारा संविधान कहता है उस कानून सम्मत उनको सजा भी देनी चाहिए। उसमें अपना पराये का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों पे कोई भी किसी भी व्यक्ति को मदद नहीं करनी चाहिए। तभी समाज में एक मैसेज जाएगा कि आज एआई और स्पेस साइंस के दौर पे हम लोग जी रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जो स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो अभी भी जस की तस हैं। हमारे अगर जनपद की बात करें पिथौरागढ़ की, तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। चाहे बिल्कुल दुर्गम क्षेत्रों में देखें, धारचूला, मुंशियारी, डीडीहाट, गंगुलीहाट आप चाहे देखें, या खुद यहाँ जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य की हालत अच्छी नहीं है। यहाँ पर बेस हॉस्पिटल तो रेडी है, यहाँ पर बन करके ढांचा तैयार है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सफ़ेद हाथी है। तो क्या स्वास्थ्य को लेकर के सरकार जो है गंभीर क्यों नहीं हो रही है सर, और खासकर पहाड़ों में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो विषय आपका है, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, ये सबका कष्ट है। अभी देखो, स्वास्थ्य के विषय में मेरा मानना है कि स्वास्थ्य का जो सब्जेक्ट है वो दो तरह से है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और दूसरा ये है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए व्यक्ति तैयार करना। मुझे ये कहने में कोई बहुत ज़्यादा संकोच नहीं है कि इस 25 वर्ष की यात्रा में हम लोगों ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर दिया है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया है, लेकिन उसको चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर आपकी लैब हैं, आपकी MRI मशीन्स हैं, आपकी दूसरे तरह की मशीनें, आजकल कई प्रकार की मशीनें जो है कि काम कर रही हैं, जैसे आपने AI का जिक्र किया, तो उनको चलाने के लिए जो एक परफेक्ट लोग होने चाहिए, जो उसके लिए जो है कि डॉक्टर्स हैं, या जो उसके लिए पैथ लैब में काम करते हैं वो लोग हैं, या एक्सरे में जो लोग काम करते हैं वो हैं, तो उन लोगों की अभी मुझे लगता है कि कमी है। और इस कमी को तो स्वयं मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि स्वास्थ्य मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और भी लगती है, मैंने बार बार इस बात को सरकार के संज्ञान में लाया भी हूँ कि भाई पर्वतीय क्षेत्रों में जो मैनेजमेंट है, जो स्वास्थ्य विभाग का मैनेजमेंट है, मैं उसको भी परफेक्ट नहीं मानता। भाई मैनेजमेंट और कड़ा होना चाहिए, और कुछ नॉर्म्स भी चेंज होने चाहिए। मेरा मानना यह है कि वैसे डॉक्टर्स का है, उत्तराखंड बनने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम से क्या आ गई है कि सारे जो उत्तराखंड के डॉक्टर हैं, यानी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से जो लोग डॉक्टर बनते हैं, वो सब भी उधम सिंह नगर में नौकरी करना चाहते हैं, हरिद्वार में करना चाहते हैं, देहरादून में करना चाहते हैं, काशीपुर में करना चाहते हैं। इसके लिए बेसिक क्या होना चाहिए कि कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल पर्वतीय क्षेत्रों में व्यक्ति नौकरी करे, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नौकरी करे। तो जब वो 15-20 साल की उसकी नौकरी हो जाती है तो तब उसको देहरादून और काशीपुर इधर भेजना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है,
हर व्यक्ति जो है कि अगर दून हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहेगा, सुशीला तिवारी में नौकरी करना चाहेगा, तो धारचूला कौन आएगा, मुंसारी कौन आएगा। तो ये विषय निश्चित तौर पर विचारणीय है और सरकार विचार कर रही है। और मेरा तो आपके माध्यम से ये है कि भाई इसमें बहुत सख्ती से काम करने की आवश्यकता है और इसमें सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो उत्तराखंड में है, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखो, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, सरकार की 3 तरह की योजनाएं हैं। इसमें तो देखो मैं ये कहूँगा कि जो बीजेपी सरकार या पुष्कर धामी जी की सरकार काम कर रही है, एक बहुत अच्छा काम कर रही है। अब इसमें सवाल क्या है, इसमें भी क्या है कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमको देखो, सरकार में रोजगार के 3 तरह के रोजगार हैं। पहला तो सरकारी क्षेत्र का रोजगार है, दूसरा आपका जो है कि प्राइवेट सेक्टर का रोजगार है, तीसरा स्वरोजगार है। मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट कहना और मेरी युवाओं से अपील भी है कि भाई उनको सरकारी सेक्टर के रोजगार को ही केंद्रित नहीं करना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोजगार नहीं है, हमको प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ेगा और हमको स्वरोजगार के सेक्टर में आना पड़ेगा। जब तक हम स्वरोजगार के सेक्टर में नहीं आएंगे, देखो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। मैं इस पर सरकार की तारीफ भी करूंगा और सरकार को बधाई भी दूंगा, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है, फ्लोरिकल्चर का है, चाहे टूरिज्म का है। हर सेक्टर में सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो युवा है वो स्वरोजगार के क्षेत्र में कम आना चाहता है, उसको सरकारी क्षेत्र का रोजगार चाहिए, तो उसकी निश्चित तौर पे कमी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील ये है कि मैं उन सभी युवाओं से, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, चाहे वो स्किल्ड हैं, सबसे मेरा निवेदन और आग्रह ये रहेगा कि हमको प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की ओर अपने को प्रेरित करना चाहिए। जिस दिन हम ये प्रेरित कर देंगे, उस दिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। पर्यटन की अपार संभावना है। अगर एक होटल खुलता है, एक गेस्ट हाउस खुलता है, एक मालिक खोलता है, 20 को रोजगार देता है, यानी 1 के पीछे 20। तो इस तरह की योजनाएं जब हैं तो उसका हमने लाभ उठाना चाहिए और सरकार एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह दे रही है, उसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए। और विपक्ष के द्वारा आरोप अभी ये भी लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार में अफसरशाही हावी हो रही है। अभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जो टिटिहाट के जो एमएलए हैं चुफाल जी, उनका भी आ रहा है कि अधिकारियों को निर्देशित करने के बावजूद भी वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। धारचूला से जो एमएलए हैं हरीश धामी, उनका भी आरोप था कि अधिकारियों के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है या फिर जो है कि काम नहीं हो रहा है। ऐसे इंस्टेंसेस जो मंत्रियों के भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड में भाजपा के शासन में अफसरशाही हावी हो रही है? देखिए, लोकतंत्र में कभी भी जनप्रतिनिधि का अनादर करना, जनता की बात को न सुनना और एक एडामेंट होकर के काम करना, ये घातक है, ये अच्छा नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। लेकिन प्रश्न ये है कि अब उस समय की परिस्थितियां, स्थितियां अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में क्या है वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को, जो सचिव स्तर के अधिकारी थे, उनके जिला प्रवास शुरू कराए, उनको जिम्मेदारियां बांटी, जिला प्रभारी उनको बनाया गया, तो तब से मुझे लेकर के लगता है कि देखो कई जगह पर अधिकारी गलत हो भी सकते हैं, लेकिन संपूर्ण अधिकारियों को गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सख्त और कड़े निर्देश मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हों, चाहे पुलिस अधीक्षक हों जिले में जो हैं, चाहे किसी भी विभाग के एचओडी जो हों, उन सबको बहुत कड़े निर्देश हैं कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे अब आपने देखा होगा कि एक टाइम बाउंड इन्होंने बोला कि इतने दिन के अंदर आपको गड्ढा मुक्त सड़कें करनी है, तो उसका एक अच्छा परिणाम मिल रहा है। सारी टीमें जुटी हुई हैं और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में लगी हैं। अभी इसमें इन्होंने शहरी क्षेत्रों को, हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज को जोड़ा है, ग्रामीण सड़कों को नहीं जोड़ा है। 1 नवंबर से उसमें ग्रामीण सड़कों को भी जोड़ रहे हैं, तो इसलिए जो है कि उसका भी एक रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। धारचूला मुंशियारी में जो आपदा पीड़ित हैं, अभी तक कईयों का विस्थापन नहीं हुआ है और कई आपदा पीड़ित गांव ऐसे हैं जो एकमात्र सुरक्षा दीवार के लिए भी जूझ रहे हैं। अब एक तरफ सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि काफ़ी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज भी गांव के कई ऐसे लोग हैं जो मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान चाहिए। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सरकार ने इन सब समस्याओं के समाधान के लिए अनेकों पोर्टल
शिकायती पोर्टल बनाए हैं और उन शिकायती पोर्टलों के माध्यम से उनका निराकरण भी हो रहा है। आपने स्पेसिफिक आपदा को लेकर के कहा, आपदाओं में सरकार ने उन गांवों को भी चिन्हित किया है जिनका जो है कि वहाँ से स्थानांतरण होना है, उनको कहाँ रखना है, ये चीज़ें भी हुई हैं। और जो विषय आपने कहा कि कई रास्ते ऐसे हैं, कई दीवारें ऐसी हैं, पानी की योजनाएं हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जिले पे जिलाधिकारियों को बहुत कड़े और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भाई इनका जल्दी से जल्दी निराकरण करें, चाहे वो पुराने हों चाहे नए हों। तो उसके नॉर्म्सों में भी तब्दीली की गई है। तो ये सब कामों में सरकार लगी और भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में हमको धन भी इसके लिए मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जितने भी विषय होंगे उसका समाधान सरकार करेगी। जो यहाँ पर पहाड़ों से पलायन हो रहा है वह अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इसके लिए कोई जो सरकार की तरफ से कोई ठोस नीति हो? देखिए, सरकार ने तो बहुत प्लानिंग बनाई है, पलायन रुके। भाई मैंने जैसे पहले कहा ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, मत्स्य है, ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के लोग स्वरोजगार करें और लोग आगे बढ़ें, ऐसे बहुत योजनाएं बनी हैं। लेकिन अब है क्या कि कुछ लोग तो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, कुछ लोग अपनी प्रगति के लिए बाहर जाते हैं। अब देखो पलायन कैसे हो रहा है, पलायन इस तरह से हो रहा है कि धारचूला के लोग पिथौरागढ़ में आ रहे हैं, पिथौरागढ़ के हल्द्वानी जा रहे हैं, हल्द्वानी के दिल्ली जा रहे हैं। तो ये इस तरह का पलायन है। लेकिन फिर भी सरकार का भरसक प्रयास है कि भाई हम कैसे लोगों को गांव में रोकें, कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं दें। भाई आजकल जैसे आपने शुरू में बोला कि एआई का जमाना है, कैसे हम टेलीफोन मुहैया कराएं, कैसे हम उनको इंटरनेट से जोड़ें, कैसे हम उनको बिजली दें, कैसे अच्छी सड़क दें। तो ये कामों पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसके भी नतीजे मुझे लगता है कि अच्छे आएंगे। मगर कौन से कार्य आपको ऐसे लगते हैं सरकार के, ऐसी कोई अचीवमेंट, उपलब्धियां हैं कि जो हमारे जो है दर्शकों के सामने आप रख सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, गर्व के साथ कि हमारी सरकार ने ये कुछ किया है? देखो, आपको मैं स्मरण दिलाऊं, 2014 में हमारी दिल्ली में सरकार बनी और 2017 से लेकर हम सरकार में यहाँ पर हैं। मैं एक ही विषय अपने जितने भी दर्शक हैं उनके सामने ये रखूँगा कि 2004 से लेकर 14 तक भी एक सरकार दिल्ली में थी, वो भी 10 वर्ष की सरकार थी। उस सरकार के समय पे बड़े प्रोजेक्ट, छोटी योजनाएं, बड़ी योजनाएं कितनी प्रदेश को मिली और इस सरकार के समय पे कितनी योजनाएं मिली, इससे एक स्पष्ट हो जाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड के प्रति कितनी संवेदना है, वो उत्तराखंड को किस तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है, किस तरह प्रधानमंत्री जी बार बार उत्तराखंड में आकर के नई नई योजनाओं को संपादित करते हैं। उन्होंने पिथौरागढ़ में ही पिछली बार कहा कि केदार खंड के बाद अब मानस खंड की बारी है, कहा ही नहीं, उसको आज वो दिख भी रहा है। भाई जिस आदि कैलाश मार्ग पर 500-700 लोग भी नहीं जाते थे, पिछले साल के डाटा हैं कि 40,000 लोग गए, इस बार 40,000 से भी अधिक बढ़ रहे हैं, यानी पर्यटन बढ़ रहा है ना। और आप कल्पना करिए कि हमारे पास कहने के लिए क्या नहीं है। टनकपुर से लेकर के हम आज जोलिंगकोंग तक की सड़क हमने बना दी है, टनकपुर से लेकर के बॉर्डर हमारा लिपुलेख बॉर्डर तक की, हमारी ओल्ड लिपुलेख तक की सड़क बन गई है। अगर इसी जिले की मैं बात करूं, अगर मैं पूरे इस राज्य की बात करूं, तो क्या लोग सोच सकते थे ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग बन सकता है? भाई कांग्रेस के लोगों ने बिना डीपीआर के, बिना टेंडरिंग के, बिना उसके गोपेश्वर में कह दिया रेल मार्ग बन गया। ऐसे रेल मार्ग बनता है क्या? आज चारधाम की जो सड़कें बनी है क्या ऐसे बन गई क्या? आप पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, हरिद्वार, क्या ऐसे ही मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं क्या? भाई देखो, एक नहीं मैं कितने काम गिनाऊं। आज अगर आप बिजली के क्षेत्र में बात करेंगे, एक सपना हो गया था कि जमरानी बांध भी कभी बनेगा, तो आज जमरानी बांध में कितनी स्पीड से काम हो रहा है। आप उधर लखवाड़ में देखिए, सौंग में देखिए, वो कितना काम हो रहा है। रेलवे की ट्रैक से जो है कि आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। आपका टनकपुर तक ब्रॉडगेज लाइन बन गई, टनकपुर देहरादून ट्रेन जा रही है, टनकपुर दिल्ली ट्रेन जा रही है। तो मैं कितने काम गिनाऊंगा। देखो, हमारे पास हर विधानसभा के अंदर, हर जिले के अंदर ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के आधार पर हम कहेंगे कि इस प्रदेश में हमको इसलिए वोट दो। और उससे भी सबसे बड़ी बात कहूं, सारे लोग कहते हैं देवभूमि है, ये सनातनियों की भूमि है। अगर देवभूमि और सनातन की भूमि के जो स्वरूप को बिगाड़ने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, तो क्या उस काम को सुधारने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने नहीं किया? भाई यूसीसी लाने वाला ये देश का पहला राज्य है जिस प्रदेश में यूसीसी आया। तो हम बेरोजगारी की भी अगर बात करते हैं तो 25,000 युवाओं को रोजगार देने में हम कामयाब हुए हैं।
4 दिन पहले अभी LT में हजारों छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अभी और भी 10,000 नौकरियां जो 2026 में जिनके भर्तियां निकल रही हैं उसके लिए विज्ञापित कर करके उनको इंटरव्यू और उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी उपलब्धियां हैं। विपक्ष क्या उपलब्धि गिनाएगा? उनको भी तो 10 साल टाइम दिया आपने भाई, इस प्रदेश ने 10 साल उनको भी टाइम दिया है, वो बताए ना। मैं तो उनसे कहता हूं कि भाई कंपैरिजन में आओ हमारे सामने, आप ही के चैनल में बैठ करके वो बहस करें कि भाई हमने ये किया आपने ये किया, कागज रख के बैठेंगे आप, उसमें जज की भूमिका निभाएंगे, दिख जाएगा किसने क्या किया किसने क्या नहीं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।